खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर है। सामईन नाज़रीन, आज के अहम तरीन नशरियात में जहाँ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला का आज तीसरा दिन है और श्रीनगर के अंदर कई अहम तकरीबात का एहतमाम होने जा रहा है। उस पर हम डिटेल में आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मुल्क भर के अंदर सियासत किस तरीके से चल रही है, जम्मू की सियासत क्या कुछ कर रही है, लद्दाख के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और आपको तालिबान के हवाले से भी अपडेट करेंगे, क्योंकि उनके लिए राहत की खबर थोड़ी सी सामने आ रही है। ये सब कुछ होगा 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। 9:40 पर आप कॉल करेंगे, कोशिश करेंगे कि चंद फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करवाएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर आइएगा, यानी वहाँ पर आप हमारे साथ रब्ता करेंगे, वहाँ पर आप हमारे साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे हमारे पेज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर जाए जम्मू कश्मीर के हवाले से। नंबर 1। नंबर 2, अब जब प्रोग्राम को हमने शुरू कर दिया तो आपको बताते चले कि फॉर्मेट क्या कुछ है। यानी सबसे पहले हम आपको बताते हैं याद माजी, यानी आज के दिन तारीख में क्या कुछ हुआ है, चंद वाक़ात। गौहर कुछ है। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। आलमी सतह पर आज के दिन यानी कि 25 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या कुछ हुआ है। साल 1984 25 अक्टूबर के आज ही के दिन हेपेटाइटिस का वायरस दरियाफ्त किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2009 में अफगानिस्तान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिरने से 14 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। और आज ही के दिन साल 2018 में साहले वर्क जेवडी इथोपिया की सदर बनी। और आज ही के दिन साल 1991 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर शारजा कप जीत लिया था, यानी कि 25 अक्टूबर साल 1991 में। और 25 अक्टूबर साल 1924 में अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल भेज दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2000 में खलाई शटल डिस्कवरी 13 दिन बाद जमीन पर वापस आया है, वो आज ही का दिन था 25 अक्टूबर। और 25 अक्टूबर साल 1940 में बेंजामिन डेविस सीनियर अमरीकी फौज के पहले अफ्रीकी अमरीकी जनरल बने, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2009 में बगदाद में 2 खुदकार हमलों में तकरीबन 155 अफराद जान बाक हुए थे, वो आज ही का दिन था 25 अक्टूबर साल 2009 में, जब खुदकार हमलों के नतीजे में तकरीबन 155 अफराद हलाक हुए थे। तो तारीख में ये थे कुछ अहम बातें जो हमने आपके सामने रखी। अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, अब ज़रा खबर करते हैं आज शुरुआत चीन से, और आपको बताते हैं कि चीनी हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है और चीन की PLA जो है वो उसके लिए कितनी जिम्मेदारियां और बड़ी है, और दुनिया भर के अक़वाम जो है वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि चीन की तरफ से कल एक नया कानून पास कर दिया गया है, और चीन ने जिस नए कानून को पास किया है वो है लैंड बॉर्डर लॉ। और ये उस वक्त पास किया गया, अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से चीन ने इस कानून को उस वक्त पास किया जब मिलिट्री स्टैंड ऑफ इस वक्त चल रहा है, यानी दोनों अफवाज आमने सामने लद्दाख के अंदर, और मामला बॉर्डर का है। न सिर्फ भारत के साथ झगड़ा चल रहा है जी, तनाज़ा चल रहा है सरहद को लेकर, बल्कि कई और मुल्कों के साथ भी तनाज़ा चल रहा है। और अब चीनी हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया कि 1 जनवरी 2022 से नए कानून का इतलाक़ पूरे मुल्क के अंदर, यानी मुल्क की सरहदों पर होगा, और चीनी सरहदों के पास हर मुमकिन रस्ल और रसाइल को मुमकिन बनाने की कोशिश की जाएगी, वसाइल को पैदा किया जाएगा ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तस्वीरें लद्दाख की हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मामला जनाब चीन का है, और मामला उस वक्त सामने आया है जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, और चीनी हुकूमत और चीन की तरफ से जो ज़राए इब्लाग है वो क्या कुछ लिख रहे हैं। चीनी ज़राए इब्लाग का मुताबिक नए कानून का इतलाक़ यानी ऑपरेशनलाइज जो होगा ये 1 जनवरी अगले साल से होगा, और चीन की जो हदूदें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उन्होंने इस कानून को सामने रखा है। एक बात तो ये लिखी गई है। दूसरा मामला जो इस वक्त बड़ा अहम है, 12 मुल्क ऐसे हैं
जहां पर चीन के साथ सरहदी तनाव चल रहा है और उनमें दो बड़े अहम मुल्क हैं, एक भारत है और एक भूटान है। भूटान और भारत के साथ तनाज़ात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हैं और इस बीच जब यह कानून बनाया गया कि जो फौजी जहां पर है वो सरहदें उनकी है और उन सरहदों तक हर मुमकिन सहूलियत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, रोड नेटवर्क को बनाया जाएगा, मोबाइल कनेक्टिविटी को दिया जाएगा, अस्पतालों को बनाया जाएगा और बॉर्डर पिलग्रिमेज और बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। ये चीन के इस मसवदे कानून के अंदर तहरीर किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं जहां लगातार मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ से कानून का इतलाक हुआ है तो इसके क्या कुछ माने और मकसद निकाले जा सकते हैं। डिप्लोमेटिक पंडित जो है यानी जिन्हें डिप्लोमेसी पर नज़र है उनका मानना है कि चीनी कानून आने वाले दिनों में कई मुश्किलें कई मुल्कों के लिए पैदा कर सकता है जिनके लिए भारत को भी अब तैयार रहना होगा। ये तो डिप्लोमेट्स फॉर्मर डिप्लोमेट्स का मानना है। लेकिन इस कानून के तहत जो चीनी हुकूमत की तरफ से बनाया गया है इसमें कहा गया कि ये हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि जनाब हमारी सरहदें महफूज हो, लेकिन 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाला मामला अगर हम चीन का देखें या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जनाब 4 कदम आगे और 2 कदम पीछे चल के चीन ने हमेशा दूसरे मुल्कों की ज़मीनों को ख़त्म किया है और उन्हें अपनी हदूद में शामिल किया है। अगर ये मामला इसी तरीके से चला तो आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा हो सकता है। अब आप याद रखिएगा इस खबर से पहले कल रात हमने एक खबर आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि अक़वाम आलम के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो चीन के लिए बड़े वोकल है। उनका मानना कि चीनी हुकूमत जिस तरीके से मनसूबाबंदी कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है वो आलमी अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। और जनरल बिपिन रावत साहब ने भी कल इस बात का इशारा दे दिया था। कल इशारा था, आज खबर आपके सामने है सरहदों को लेकर जो बात चीन की तरफ से कही गई है। ये तो बात थी जनाब चीन की। फटाफट से बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा रूस की भी आपको बताते हैं क्योंकि रूसी हुकूमत और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान सामने आया है। और ये बड़ा ऐलान उस वक्त सामने आया है जब दुनिया भर की नज़रें अफगानिस्तान पर है, तालिबान पर है, लेकिन राहत दे दी है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने और कहा है कि जो तालिबान लिस्टेड है अभी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ग्रुपों में जहां तालिबान का नाम है उन्हें वहां से निकालने का अमल शुरू किया जाएगा और व्लादिमीर पुतिन दुनिया भर के अक़वाम के साथ राब्ते में है। आपको बताते चले कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बयान उस वक्त आया है जब अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात है उस पर कहीं ना कहीं जो है सभी ममालिक तशवीश में है कि किस तरह से अफगान तालिबान के साथ निपटा जाए या किस तरह से उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे। इस सिलसिले में रूसी सदर की जानिब से बयान आया है। रूसी सदर का मानना है कि दहशतगर्दी की फहरिस्त से तालिबान को अब हटाया जाएगा। ये उनका मानना है, उनका बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई मुल्कों के साथ रूसी सदर की मशावरत इस सिलसिले में लगातार जारी है और इस सिलसिले में तालिबान की जानिब से रूसी सदर के फैसले का खैर मकदम किया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि हाल ही में रूसी सदर पुतिन ने यह भी कहा था कि जो इस वक्त हालात है अफगानिस्तान के अंदर वो 20 साल जंग के दौरान बनी हुई और आज जिन लोगों ने इनकी हालत ये बनाई है वो इस हालात के जो मौजूदा हालात अफगानिस्तान के अंदर है वो उन हालात के जिम्मेदार है। अब जिस तरह से अब ये नया बयान रूसी सदर की जानिब से आया है उस सिलसिले में तालिबान की जानिब से उनके फैसले का खैर मकदम किया गया है। तालिबान के तर्जमान और तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर अब्दुल कादिर बल्की का बयान सामने आया है और तर्जमान तालिबान का मानना है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो तालिबान इंतज़ामिया की अफ़गान इमारत शरिया की है और उनकी तरफ से रूसी सदर के बयान यानी व्लादिमीर पुतिन के बयान की आईए और दीगर लिस्टों से और दीगर मुल्कों से राब्ता चल रहा है और बहुत जल्द तालिबान को उस फहरिस्त हटाया जाएगा। ये खुशाइंद कदम है। ताहम व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो रूसी खबर रसा एजेंसी तास के मुताबिक खबर सामने आई है उनका मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में पहल करनी होगी और जहाँ जहाँ पर तालिबान का नाम फ़हरिस्त के अंदर है या लीडरों का नाम फ़हरिस्त के अंदर है उन्हें वहाँ से हटाना होगा, तभी जाकर दीगर मुल्कों को एक राह मिलेगी आगे बढ़ने के हवाले से। जहाँ एक तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ और दूसरे मामलात पर लगातार सभी मुल्कों पर जोर दे रहा है कि वो अपना किरदार निभाए, वहीं पर जब तक अफ़गानिस्तान के मामले पर
अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बड़ा फैसला नहीं होता और तालिबान को उस फहरिस्त से बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक शायद ये मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का ऐलान किया कि वो अपने तरीके से नाम को हटाएंगे और साथ साथ अक़वाम आलम के कई लीडरों के साथ राब्ते और मशावरत में है, जहाँ से अब तालिबान को राहत मिल सकती है। ये बयान कब आया है, इसके पस मंज़र में थोड़ा जाइए। आपको याद होगा कि चंद दिनों पहले रूस के अंदर एक मुज़ाकरात हुई थी और उस मुज़ाकरात की मेज़ पर जहां डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान मौजूद थे, भारत का वफ्द मौजूद था, 10 मुल्कों के लोग मौजूद थे, यूनानिमस एक स्टेटमेंट वहां जारी किया गया और उसके बाद अब एक और कदम रूस की तरफ से आगे बढ़ाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जनाब व्लादिमीर पुतिन क्या कुछ करने जा रहे हैं तालिबान के हवाले से। जहाँ तालिबान के हवाले से मेहरबानियाँ पुतिन की सामने आई, वहीं पर निशाना अमेरिका पर भी उन्होंने साधा कि उनकी पॉलिसियों की वजह से अफ़गानिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच चुका है और अब इसे तबाही से बाहर निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये तो जनाब बात थी व्लादिमीर पुतिन की। अब ज़रा ईरान की भी आपको बात फटाफट से बताते हैं, क्योंकि आसार कदीमा ने ईरान के अंदर एक तारीखी काम किया है और दुनिया भर के मौरिखीन और दुनिया भर के रिसर्चर जो है वो इराक पर अब नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि वाइन जो कही जा रही है कि वाइन फैक्ट्री 27 साल पुरानी वाइन फैक्ट्री दरियाफ्त की गई है इराक से। जी हाँ, इराक से इस वक्त जो बड़ी खबर है कि 27 साल पुरानी जो वाइन फैक्ट्री है उसे दरियाफ्त किया गया है। वहाँ पर उसके बाद ही जो दरियाफ्त की गई, दुनिया भर के माहिरीन का इराक के माहिरीन के साथ इस सिलसिले में लगातार राबता चल रहा है। अपाची के लिए बनाई गई नहर का भी इस सिलसिले में दरियाफ्त हुई है। ये कब हुआ? ये जब वहाँ पर ये काम चल रहा था, उस सिलसिले में वहाँ पर जो काम करने वाले आसार कदीमा के लोग थे, उनकी जानिब से इसे 27 साल पुराना कहा गया। जब उस पर जब तहकीक हुई थी तो पता चला है कि ये 27 साल पुराना एक वाइन फैक्ट्री है इराक के अंदर। उसके साथ साथ ही वहाँ पर एक अपाची के लिए बनाई गई एक नहर का भी दरियाफ्त किया गया। और अब इस सिलसिले में दुनिया भर के माहिरीन जो है आसार कदीमा, वो इराक के माहिरीन के साथ इस सिलसिले में राबते में हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात जरा करेंगे दिल्ली के अंदर आज होने वाले सहरोज़े इजलास के हवाले से। जी हां, आर्मी की जानिब से, आर्मी कमांडर्स की जानिब से आज दिल्ली के अंदर 3 सहरोज़ा इजलास होने वाला है, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो है मौजूदा हालात मुल्क के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। जी हाँ, आज 3 रोज़ा इजलास नई दिल्ली के अंदर टॉप आर्मी कमांडर इसमें शिरकत करेंगे। इजलास 3 दिन तक चलेगा, यानी कि आज से 25, 26 और 27 तारीख 3 रोज़ा, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के दरमियान इस वक्त चल रही है कशीदगी, उस सिलसिले में बात होगी। और साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पाक भारत सरहद के जो पास जो इस वक्त भी पाक भारत सरहद के पास अगरचे माहौल ठंडा ही है, लेकिन वहाँ पर किस तरह के हालात हैं उस पर बात होगी। और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर किस तरह के हालात हैं, मौजूदा हालात, उस पर भी इस सहरोज़ा इजलास में बात की जाएगी। और आगे की हिकमत अमली किस तरह से आगे जो है निपटा जाएगा इन इलाकों के अंदर, खासकर LAC पर, उस पर भी एक रणनीति अपनाई जाएगी। बड़ी बात यह कि आज से सहरोज़ा इजलास दिल्ली के अंदर शुरू हो रहा है और इस सहरोज़ा इजलास के अंदर तीनों फौजों के सरबराह एक ही टेबल पर बैठकर हिकमत अमली को तरतीब देंगे। और ये 4 रोज़ा इजलास, ये सहरोज़ा इजलास जो है, ये दूसरा इजलास होगा, ये दूसरी कॉन्फ्रेंस होगी साल 2021 की, जहां पर बैठकर लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और फौज, एयरफोर्स और नेवी को दरपेश मुश्किलात से आगाही दिलाई जाएगी। यानी आपस में बैठकर आगाही होगी कि किसको क्या मुश्किल आ रही है और उसका हल कैसे किया जा सकता है। हाँ, ये एक रूटीन मीटिंग होती है, कहा जा रहा है ऐसे कि ये रूटीन मीटिंग होती है जी, हर बार होती है, हर 6 माह बाद फौजी सरबराह जो है वो आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, CDS वहाँ पर मौजूद रहते हैं। ताहम इस बार की मीटिंग इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल है, जहाँ वजारत दिफा और वजारत दाखिला के अफसर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं पर ये मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि चीन के साथ
लगने वाली सरहद पर जहां 12 राउंड की बातचीत मुकम्मल हुई और ज़्यादा कोई पेशरफ देखने को नहीं मिल रही। एक तरफ से वो मामला है, दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी हमारे सामने है, तीसरी तरफ से जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है उस पर भी जो है वो देखा जाएगा कि इनर और एक्सटर्नल डायमेंशंस पर क्या कुछ जो है वो करना है। इसलिए इस सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम माना जा रहा है और इस इजलास के अंदर कई अहम फैसले भी है लिए जाएंगे जो यूनाइटेड कमांड के तहत फिर इम्प्लीमेंट भी करवाए जाएंगे। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पर यह इजलास शुरू होगा। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की करते हैं और बात वज़ीर दाखिला अमित शाह की करते हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह दौरा जम्मू कश्मीर पर है और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। और इस बीच कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था और कल जम्मू के अंदर बैक टू बैक कई मीटिंग सुनने की, कई लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं और 2-3 बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। अब जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ये सबसे पहली बात थी और इसी बात को जम्मू फर्स्ट और जम्मू का जो नारा दिया गया है, चाहे वो जम्मू डिक्लेरेशन के लिए हो या दीगर मामलात के हवाले से हो, उसकी अक्कासी आपको यहाँ से भी मिलेगी। और कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया कि जम्मू के लोगों के साथ 70 साल नाइंसाफ़ी हुई है, अब आगे ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तमीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो चुका है, ये श्रीनगर के अंदर भी उन्होंने बात बताई और इस बात को उन्होंने दोहराया जम्मू के अंदर भी। और जब उन्होंने ये बात दोहराई तो उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेजों से लेकर सड़कों की मरम्मत और अस्पतालों की तामीर और दीगर चीज़ों की सहूलियात को बराहम रखना जो है वो भी एक बहुत बड़ा मामला था जिसको हाथ में लिया गया। तस्वीरें आपके सामने है जी, जब फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया IIT के अंदर। और उसके साथ साथ भगवती नगर में कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अवामी रैली से भी खिताब किया और वो रैली की तस्वीरें भी आपके सामने। कल जब वज़ीर दाखिला साहब बात कर रहे थे तो उनके हमरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे, उनके हमरा काबीनी वज़रा एक और काबीनी वज़ीर भी थे और साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी वहाँ पर थे। तो मैं ज़रा 2 बातें आपके सामने अर्ज़ करें कि जनाब क्या क्या कहा गया है ताकि याद रखें आपके आने वाले दिनों में सियासत भी किस तरीके से होगी। पहली बात कही गई कि जम्मू के साथ अब नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जो लगातार एक बातें कही जा रही थी कि जनाब बजट एलोकेशन, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में जम्मू के साथ सोतेली माँ का बर्ताव किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि वो दौर चला गया जी, अब ऐसा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ी बात हमारी नज़र में थी वो ये थी कि जनाब रोज़गार के नए मौके तलाश किए गए। दरअसल अगर आप इसको ऐसे भी देखें तो वज़ीर दाखिला साहब जब से UT बनी है तब से लेकर डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर के मामलात को, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड अपना जो थे 2 साल का वो सामने रख रहे थे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कह रहे हैं कि 5 लाख रोज़गार के मौके जो हैं वो तलाश किए गए हैं। नई सनती पॉलिसी का जो निफाज किया गया है इसके तहत 5 लाख रोज़गार जो है वो फराहम होंगे और ये मुमकिन तब हुआ जब 370 और 35A का इख्तिताम हुआ, ये साथ साथ उन्होंने बताया। और फिर इन्वेस्टमेंट की बात, जैसे उन्होंने श्रीनगर के अंदर कहा था कि इन्वेस्टमेंट हो रही है और कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है और बहुत जल्द और इन्वेस्टमेंट भी आएगी। 12,000 करोड़ रुपया आ चुका है। ये कल उन्होंने जम्मू में भी इस फिगर को दोहराया कि 12,000 करोड़ रुपया जो आ चुका है और 51,000 करोड़ रुपया जो है और आएगा जी 2022 के आखिर तक, यानी अगले साल का लास्ट जो है मार्च तक का हदफ मुकर्रर किया गया है और कहा गया कि 51,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी आएगी, जिससे 2 फायदे होंगे। एक, रोज़गार के मौके मिलेंगे जी जब इंडस्ट्री आएगी, दूसरा स्टेट को टैक्स के तौर पर पैसा मिलेगा और तीसरा कि यहाँ पर हर एक आदमी को चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोज़गार मिल सकता है। तीसरी बात ये तो दूसरी बात थी। और तीसरी बात, कल उन्होंने अपनी जब डेलीगेशन के साथ मुलाकात की तो उन्होंने पेशेंटली उनको सुना और सुनने के बाद ये कहा कि मोदी हुकूमत जो दिल्ली के अंदर है उन्होंने हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा मुल्क के अंदर किया है और अक़लियतों को ख़ुसूसी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी ग्रिड को मुतहरिक कर दिया गया है, ये वज़ीर दाखिला साहब कह रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात जो मनोज सिन्हा साहब ने कही है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मुझे लगी कि जनाब अमन को मेंटेन किया जा रहा है
और अमन खरीदा नहीं जा सकता है जी, अमन को कायम किया जा सकता है। और मनोज सिन्हा ने कहा कि हम अमन खरीदने के कायल नहीं है। अब आप जब इस बात को डिकोड करेंगे, मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर है और पॉलिटिशियन रह चुके हैं, उनको पता है कि ये बयान जो आया है ये कितना इसके अंदर पोटेंशियल कितना है कि अमन को खरीदा नहीं जाएगा और अमन को खरीदा नहीं जाता है, अमन को कायम किया जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया अमन को कायम करने के हक में है, न कि अमन को खरीदने में। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। जरा पहले अमित शाह को चलाइएगा, क्या कुछ उन्होंने कहा है कल जलसे के दौरान, फटाफट से, ताकि नाजरीन एक बार याद करें कि अमित शाह साहब जो जम्मू के अंदर कल थे, आज श्रीनगर के अंदर है, थोड़ी देर में आनंद गांधरबल जा रहे हैं, जहां पर तुलमुला के अंदर खीर भवानी मंदिर के अंदर वो जाएंगे, मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे वहां पर जाएंगे, वहां पर पूजा पाठ में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद श्रीनगर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर SKICC के अंदर एक बड़ी तकरीब है जहां पर कई लोग उनसे मुलाकात होंगे। लेकिन अमित शाह ने कल जम्मू के जलसे के अंदर क्या कुछ कहा, जरा फटाफट से चलाइएगा। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं। मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये 3 परिवार वाले जो शोषण करे हैं ना सालों तक आपका, करे या नहीं करे? अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे? ये मजाक उड़ाते थे। कौन आएगा यहाँ? ये मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं, 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NIT, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहां छापे बनाए गए हैं। आप मुझे एक बात करिए, कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं। मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। 21। आप हमारा हिसाब मांगते? आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या? की है? जम्मू वालों बोलो जरा, की है क्या? जम्मू को अन्याय किया या नहीं किया? मित्रों, ये मोदी जी का शासन है। ना किसी को न्याय होगा, ना किसी का तुष्टीकरण होगा, अपीसमेंट भी किसी का नहीं होगा। ये तो थी जनाब अमित शाह साहब की बात। और थोड़ी देर में वो अब पहुंचेंगे गांधरबल, जहां पर मुझे भी इत्तलात मिल रही है कि अभी तक नहीं पहुंचेंगे। थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे जहां पर वो खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे हैं जी। अमित शाह साहब की बात हो रही थी।
तो बात ज़रा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब वो जम्मू में थे तो कश्मीरी पंडित डेलीगेशन भी उनसे मुलाकात हुआ है, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खबर आपके साथ हम रखते चले, क्योंकि आपको याद होगा सतेंद्र कौर और उससे पहले बिंदरू की हिलाकत को लेकर इस मुलाकात को इंतहाई अहम माना जा रहा था। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों ने जम्मू के अंदर मुलाकात की है, और जम्मू में मुलाकात के दौरान जब वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने 7 रुकनी टीम बनाने की जो है वो मांग रखी है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जी, एपेक्स कमेटी बनाई जाए जो वेलफेयर बोर्ड हो या डिस्प्लेस लोगों के लिए काम कर सके, यानी सरकार के साथ मिलकर कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के मसाइल को हल किया जाए। इसके लिए ये पेशकश की गई है कि 7 रुकनी टीम जो है वो बनाई जाए या एपेक्स कमेटी बनाई जाए जो सरकार के साथ बैठकर जब सरकार ने कोई फैसला लेना हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और जो मामला दरपेश आ रहे हैं उसके हल के लिए जो है वो बात की जाए। एक तरफ से ये बात है। दूसरी तरफ से कल वज़ीर दाखिला अमित शाह जब जम्मू के अंदर थे जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ मुलाकात की, वहीं पर डिगियाना गुरुद्वारा के अंदर भी कल माथा टेकने पहुंचे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब, जिस दौरान वहां पर भी मकामी सिख फिरके से वाबस्ता लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात को एश्योर किया है कि सूरत हाल पर काबू रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है, और जो जेन्युइन डिमांड्स रखी जा रही हैं उन पर मरकजी हुकूमत ज़रूर काम जो है वो करेगी। तो एक तरफ से कश्मीरी पंडितों के साथ मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ से सिख फिरके के साथ वाबस्ता लोगों के साथ डिगियाना गुरुद्वारा के अंदर मुलाकातें हुई है। खबर यह भी है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत कई लोगों की मुलाकातें कल वज़ीर दाखिला के साथ हुई है, और कल वज़ीर दाखिला ने कुछ वक्त जो है वो बॉर्डर पोस्ट पर भी गुजारा है। बीओपी जो हमारा अमित शाह उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब थे, तो वो बॉर्डर आउटपोस्ट जो है बीओपी मकवाल इलाका जो जम्मू के अंदर है, जो बीएसएफ के ज़ेर निगरान है, वहां पर भी कुछ वक्त उन्होंने जवानों के साथ गुजारा, जवानों की बात सुनी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर दाखिला जो है वो काफ़ी देर तक बीओपी के अंदर रहे, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा सूरत हाल, आने वाले मुश्किलें और सरमा और गर्मी के दौरान क्या कुछ वहाँ पर चलता है, इस हवाले से सहर हासिल बहस भी की है, और ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और अब बढ़ते हैं जी आगे। ये तो बात थी जनाब कल की, आज की हमने आपको बताई कि बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और थोड़ी देर में वो गांदरबल भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब ये पूरी बात चाहे श्रीनगर से हो, जम्मू से हो, तो इसका रिएक्शन आना बहुत ज़्यादा लाजमी था। रिएक्ट किया सबसे पहले साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने, और गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, कल जिस तरह से वज़ीर दाखिला के दौरे के दौरान मुख्तलिफ बयान सामने उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी जानिब से बयान आया है कि मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम को हुआ है। उनका मानना है कि इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल करना गलत है, क्योंकि ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमित शाह ने कल अपने खिताब में कहा था कि बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले हदबंदी मुकम्मल होगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे और उसके बाद ही रियासत का दर्जा बहाल होगा। उसके बाद ही मुख्तलिफ बयान सामने आए हैं, जहाँ वादी के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वहीं पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कहा गया कि रियासत का दर्जा बहाल करने के हवाले से पहले जब आल पार्टी मीटिंग हुई थी नई दिल्ली के अंदर, उसमें कहा गया था कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। लेकिन उनका मानना है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब ये जिस तरह से कहा गया है कि पहले इंतखाबात होंगे उसके बाद ही रियासत का दर्जा बहाल, ये सरासर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को इस हवाले से जो उनके साथ मीटिंग हुई थी, जो यकीन दहानी की गई थी, जब उनसे मुतालबा किया गया, जब आल पार्टी मीटिंग नई दिल्ली के अंदर हुई, उनके सामने ये मांग भी रखी गई, मुतालबा भी किया गया कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब कहा गया है कि अब पहले हदबंदी मुकम्मल होगी, उसके बाद असेंबली इंतखाबात होंगे, उसके बाद ही रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद का बयान सामने आया है, और गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक वज़ीर दाखिला सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस वक्त हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को उठाना पड़ रहा है। पहली लाइन ये है, और दूसरी लाइन जो कही गई है कि इस वक्त के मौजूदा हालात के बीच जो बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, ज़मीनी सूरत हाल उससे बरक्स है। और तीसरी पॉलिटिकल बात जो कही गई है वो ये है कि हदबंदी के बाद रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए और उसके बाद ही चुनावी बिगुल बजना चाहिए, क्योंकि उससे एतमाद की फ़िज़ा रियासत के अंदर कायम होगी और कई सियासी चेहरे जो है वो इस दंगल का हिस्सा बन सकते हैं। और
अगर मरकज़ी हुकूमत ने इसके बरक्स किया तो उसके बेहतर नताइज या जो चुनाव के अंदर जो चाशनी है वो उतनी बरकरार नहीं रह सकती है। उनका मानना था कि जब ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई थी तो उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद समेत कई सीनियर लीडर्स की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को ये बात बताई गई थी और ये मुतालबा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी का मामला फौरी से बेशतर मुकम्मल किया जाए, उसके बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और उसके बाद ही चुनावी अमल को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ताहम वज़ीर दाखिला ने, आपको याद होगा, कल भी इस बात को दोहराया और परसों भी इस बात को दोहराया कि 3 पैटर्न्स है जी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे चलाना है। पहले डी वाला मामला होगा, इन्हें डिलिमिटेशन की मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद ई वाला मामला होगा, यानी इलेक्शन प्रोसेस को आगे लिया जाएगा। और उसके बाद एस वाला मामला होगा, यानी स्टेट को रेस्टोर करने वाला मामला होगा। ये उनकी तरफ से वजाहत पार्लियामेंट के अंदर भी की गई थी। पार्लियामेंट के बाहर भी सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम सियासी जमातों की बात करेंगे तो असेंबली इंतखाबात में उनका मानना है कि एक सियासी लीडरान के पास से मुद्दा होता स्टेटहुड का, क्योंकि अगर पहले स्टेटहुड मिलता उसके बाद इंतखाबात हो गए, कहीं ना कहीं सियासी लीडरान के पास से मुद्दा होता कि हमने जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करवाया है। यही तो मेरे ख्याल से बड़ी वजह है कि पॉलिटिकली जब आप इसको देखेंगे चश्मे से तो बात सीधी सीधी है कि जनाब अगर आपने एक के सर ये मामला दे दिया तो फिर अंदर खाने क्या कुछ होगा वो आपके सामने है। इसलिए मेरे ख्याल से सरकार ये चाह रही है और दाखिला वज़ीर साहब के मन में शायद ये है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, उसके बाद चुनाव हो और जो हुकूमत वहाँ पर बने उस हुकूमत की तरफ से एक रेजोल्यूशन आए, करारदाद आए, वो करारदाद मरकज़ के सामने जाए और उसके बाद उस पर जो है वो हतमी फ़ैसला लिया जाए। इसमें जब ये फ़ैसला आना होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर से ये पूरी उम्मीद तो है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर बड़े पैमाने पर उनकी जीत दर्ज होनी है। कश्मीर से अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो वोट शेयर वो बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और उनके हम ख्याल जमातें जो हैं वो जीत कर आएंगी। तो एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाकर, एक मुत्तहिदा सरकार बनाकर फिर उनके सुपुर्द ये किया जाएगा जिससे बीजेपी का एक असर भी बरकरार रहे और एक अपर हैंड भी रहे। शायद इस तरीके का मंसूबा सरकार के शाह साहब के जहन में हो सकता है, लेकिन सियासत के अंदर कल क्या होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी अगर क्रोनोलॉजी बता रहे हैं अमित शाह साहब, हो सकता है कल के हालात ये हो कि वो बताएं कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग में या कुछ लोग मिलने जाएं, पार्टीज़ मिलने जाएं, परस्यू करें कि इसको, हो सकता है उसके बाद शाह साहब का मूड बदल जाए और वो ये कहे कि चलिए पहले आपका डिलिमिटेशन के बाद स्टेट रेस्टोर कर देती है, एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि सेशन आने वाला है लाएं और उसमें हो सकता है, वैसी भी एक गुंजाइश है कानून के अंदर कि कैसे हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर चुनाव होते हैं और यूटी के तर्ज पर चुनाव होते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा आपको इस चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया। मेरे ख्याल से वही बात गुलाम नबी आज़ाद साहब बता रहे हैं कि बड़े चेहरे जी नहीं होंगे और उससे वो चाशनी बरकरार नहीं रहेगी। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के यहाँ पर लिए रुक रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बटादूरियाँ लिए चलेंगे, जहाँ पर कल की खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से कैदी को लाया गया था पहचान के लिए और क्या कुछ वहाँ पर हुआ। लेकिन आज उस कैदी की कहानी भी आपको बताएंगे कि कौन है वो कैदी और क्यों पूरे मुल्क की नज़रें उस कैदी पर थी। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी।